नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के खबरों की। तो प्रदेश में ही गॉड वैली योजना की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम धामी ने लिखा, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गॉड वैली योजना की शुरुआत की गई है। वर्तमान में 3000 से अधिक पशुपालक इस योजना से लाभान्वित होकर अपनी आर्थिकी सशक्त कर रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। दरअसल इस बार हरीश रावत ने साल 2016 में सरकार गिरने की पीड़ा पर बयान दिया। उन्होंने इस पीड़ा को सार्वजनिक करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2016 में हमारी सरकार गिराने का कुप्रयास हुआ। लोग पार्टी से टूट करके गए, बड़े बड़े लोग। उससे अकेली हरीश रावत को नुकसान नहीं हुआ। हरीश रावत जो एक ऐसे घर का बेटा है जिसकी मां को अपने पति के अंतिम शव यात्रा के लिए, उनके कफन की व्यवस्था के लिए 2 घरों में पैसा मांगने के लिए जाना पड़ा हो बेटे का हाथ पकड़कर। यदि उनके मायके से सहायता नहीं आती तो शायद वो मनमाफिक तरीके से अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती। मगर प्रश्न मेरा नहीं है। मैंने कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया। कांग्रेस ने भी कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया। लेकिन उत्तराखंड ने भी कुछ खोया। स्वयं दल बदलुओं के नेता ने भी कुछ खोया। भाजपा ने भी कुछ खोया और राज्य के आम आदमी ने भी कुछ खोया। मैं किसने क्या खोया इस सब पर आपसे बातचीत करूंगा। उधर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति काफी गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं पर काफी अत्याचार हुए हैं। वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। उसी कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मूक बधिर महिलाओं के साथ में नारी निकेतन में, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है, वहां क्या घटनाएं घटित हुई। तब आप कांग्रेसियों से पूछे कि आखिरकार आपने उस समय कितनी यात्राएं निकाली, कितनी आपने इसका विरोध किया, कितना आपने इसके प्रति पीछे प्रदर्शन किया। और आज जहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कोई घटना घटित है तो उन घटित घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लेकर आज तक तो हम ये देख रहे हैं कि अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ में संबंधित धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई होना, चार्जशीट दाखिल होना, न्यायालय में होना और जेल के सलाखों के पीछे जाना, और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि त्वरित कार्रवाई होना। ये अपने आप में साफ बताता है कि हम महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। देखिए, अपराध कि न जाति है, न धर्म है, न सरकार है, न दल है। अपराधीकरण अगर प्रदेश में बढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। और पूर्व में क्या घटित हुआ उसका सहारा लेकर अपने दायित्व से पीछा छुड़ाना एक भाजपा की आदत रही है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, आप महिला होने के नाते भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, रेप, हत्याओं पर एक इंसानियत तरीके से नजर डालें और कम से कम पीड़िता को न्याय दिलाने में अपना सहयोग करें, न कि इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की बातें करें।
उधर कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां, उस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे, और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे, और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं, और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा। बहरहाल माननीय पर्यटन मंत्री जी, आपका वो 1 महीना अभी तक नहीं आया, और अब भी आपने ये बात कही है कि शासन स्तर पर वो जो जांच है वो शासन स्तर में है, शासन पे है। मैं ये पूछना चाहता हूं, नंबर 1, कि शासन आपके अलावा और कौन है शासन? आप पर्यटन मंत्री हैं, और चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं तो आप ही शासन हैं, और आप कह रहे हैं कि जांच जो है वो शासन में है, तो आपके अलावा और कौन उस विभाग में शासन है? कृपया ये भी आप जो है जनता को बता दीजिए। उधर राज्य सरकार की ओर से पोषण योजनाओं के कुशल संचालन के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इस पर जानकारी देते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकार की ओर से महिलाओं और बाल पोषण योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए प्रदेश सरकार ने बजट की स्वीकृति प्रदान की है, और इसके साथ ही विभाग के पास योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त बजट भी पहुंच चुका है। को लगातार राज्य की तरफ से बजट प्राप्त हो रहा है, और निर्बाध तरीके से योजना चल रही है, चाहे वह महिला पोषण योजना हो, चाहे वह बाल पोषण योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हो, ये स्टेट पोषित योजना है, चाहे वो नंदा गौरा योजना हो, ये लगातार निर्बाध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं छोड़ते, और ये लगातार प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से केंद्र पोषित योजना में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके लिए लगातार बजट मिल रहा है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट है, या निर्भया फंड का बजट है, वो भी लगातार निर्बाध तरीके से मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से स्पॉन्सरशिप योजना है बच्चों के लिए, जो बच्चे अनाथ होते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, उन बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना चलाई जा रही है, उसमें भी लगातार बजट मिल रहा है। तो इसलिए बजट की स्थिति में मैं समझती हूँ कि हर योजना के लिए भरपूर और पर्याप्त बजट जो है वो आज की तारीख में बना हुआ है, और विभाग भी लगातार सक्रिय रूप से इन योजनाओं को चलाए हुए है। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर रेलवे की जमीन का आज से होगा सर्वे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह सर्वे जो है वो किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, छेटी में 30 हेक्टेयर जमीन को देखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये सर्वे होने जा रहा है। जमीन पर अतिक्रमण का पता चल सकेगा इस सर्वे के बाद। हाईकोर्ट ने बताया था अवैध कब्जा, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सर्वे किया जा रहा है। 4000 घर तोड़ने के आदेश दिए गए थे, तो रेलवे की जमीन का आज से सर्वे किया जाएगा। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह सर्वे जो है वो किया जाएगा। छेटी में 30 हेक्टेयर जमीन को देखेंगे, तो अतिक्रमण का इससे पता चल सकेगा। हाईकोर्ट ने बताया था अवैध कब्जा और 4000 घर तोड़ने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो रेलवे की जमीन का आज से सर्वे होने जा रहा है। संजय प्रसाद संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के बाद कुछ घर तोड़ने की यहां पर आदेश दिए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस जमीन पर सर्वे होने जा रहा है आज। जी अंजलि, हाईकोर्ट ने आदेश के बाद जब लोग बलवंतपुरा के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ रियायत जरूर लोगों को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देशित किया है कि आप उतनी ही जमीन अधिग्रहित करें जितनी आपको आवश्यकता है।
तो इसके अंतर्गत आज रेलवे मंडल जो है, उत्तरी रेलवे मंडल, वो आज अपनी जगह चिन्हित करने आ रहा है, जिसने लोकल प्रशासन से भी मदद मांगी है, जिसमें लोकल प्रशासन की 6 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें राजस्व की टीमें हैं और नगर निगम की टीमें हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से 6 टीमें हैं जो इस पूरी भूमि की नापजोख करेगी और रेलवे की भूमि को चिन्हित करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हल्द्वानी से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर बनभूलपुरा में हिंसा का मामला, जी हल्द्वानी बनभूलपुरा में हिंसा का मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अब्दुल मलिक की जमानत पर सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल, तो हल्द्वानी बनभूलपुरा को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी, तो हल्द्वानी बनभूलपुरा में हिंसा का ये मामला, ये बड़ी खबर आ रही है। मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो अब्दुल मलिक की जमानत पर सुनवाई होने जा रही है। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी है अब्दुल। 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत जो है वो मिली है। 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी। हल्द्वानी बनभूलपुरा में हिंसा का यह मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जानकारी, अब्दुल की जमानत पर यह सुनवाई होने जा रही है। तो हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी है अब्दुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी। हल्द्वानी बनभूलपुरा में हिंसा का यह मामला, ये बड़ी खबर। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। संजय प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल जो मुख्य आरोपी है उसकी जमानत को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। जी अंजलि, बनभूलपुरा हिंसा का जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसकी जमानत को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। लगभग 2 बजे के आसपास का समय रखा हुआ है सुनवाई के लिए, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अब्दुल मलिक जेल से रिहा होता है या नहीं हो पाता है। इससे पहले 2 दिन पहले 50 जो आरोपी थे बनभूलपुरा हिंसा के 8 फरवरी के दोषी जिन्हें माना गया था, 50 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। और इसके बाद अन्य जो अभी बंद हैं, जिनकी जमानत नहीं हो पाई है, तो उनकी भी जमानत के लिए लगातार पिटीशन पड़ रही है, लगातार जमानत के लिए अर्जी दी जा रही है। तो इसका मुख्य आरोपी जो है अब्दुल मलिक, उसकी आज 2 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अब्दुल मलिक जेल से बाहर आता है या फिर अभी भी वो जेल में ही रहेगा। लेकिन ये जो 50 पहले आरोपी थे उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। जी बिल्कुल अंजलि, 50 आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है। और इस पर जो बात कही जा रही है कि पुलिस ने चार्जशीट देर से दायर की है या चार्जशीट देर से करने की वजह से इनको जमानत मिली है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस का एक अलग सा रूप दिखता है कि चार्जशीट देर से दाखिल करना भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें मसूरी में 25वें ऑल इंडिया ओपन मेजर ध्यान स्मृति 6 एंड साइट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और जिसका शुभारंभ स्कूल की डायरेक्टर ज्योता मुखर्जी ने किया। बता दें आपको कि प्रतियोगिता में देश भर के 40 से अधिक पुरुष और महिला हॉकी टीम शामिल हुए। एसोसिएशन बीते 25 सालों से लगातार राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ये 6 साइड हॉकी प्रतियोगिता करवाता रहा है, और इस बार हमारा ये 25वीं प्रतियोगिता है, सिल्वर जुबली टूर्नामेंट है। और इसमें लगभग देश के विभिन्न प्रांतों की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, इस बार भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें हम 4 ग्रुप रखे हैं इस साल, अंडर 14 बॉयज़ और अंडर 19 बॉयज़ लोकल टीमों के लिए है, और ओपन इसमें बाहर की टीमें हैं, अधिकतर सीनियर गर्ल्स और सीनियर बॉयज़। शुरुआत में जब हम 25 साल पहले इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी,
तो इस शुरुआत को करने के लिए हमें 750 रुपये इकट्ठे करके हमने टूर्नामेंट इस्तेमाल करा था। आपको घर में शुरुआत करी थी तो हमारा एक मसूरी में ग्राउंड ना होने से, मैदान ना होने से, तो आपको घर में एक सीमेंटेड फ्लोर था स्केटिंग का, तो उस पर कराना शुरू करा। हमने कहा भाई खाली बैठ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम बच्चों को यानी कि स्पोर्ट्स और राष्ट्रीय खेल के दिवस पे इसको हॉकी को कराते थे। दिक्कत यह है 33 लाख रुपया सरकार ने उस ग्राउंड पे खर्च कर दिया है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 16 नवंबर 2022 को वहाँ पर काम चालू हो गया था और फिर यानी कि स्वीकृति मिलने के बाद वहाँ जेसीबी वगैरह चला और यानी कि 15 दिन काम चला और फिर उसके बाद उस पर कंज्यूमेटर ने उसको बंद करा दिया। उधर उत्तराखंड के रिटायर्ड आईएएस अफसर सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है और वे बीते साल गढ़वाल आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद बीते 8 महीने से खाली था। उधर मसूरी में मजदूर संघ और पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी और नायब तहसीलदार कमल राठौर मजदूर संघ के धरना स्थल पर पहुंचे और मजदूर संघ की 3 सूत्रीय मांगों पर एसडीएम मसूरी द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद अब मसूरी बेकरी हिल्स एमडीडीए कार पार्किंग का संचालन कर रहे लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया, जिसके बाद अब पार्किंग को खाली कराया जाएगा। जो इनकी 3 सूत्रीय मांगों के धरने पे बैठे हुए थे, इसमें एक तो आईडीएच से जो हटाए गए थे, सिपन कोर्ट से जो हटाए गए थे उनको आईडीएच में भवन निर्माण किया जाना था। दूसरा इनका बेकरी हिल पार्किंग का था और तीसरा ई रिक्शा संचालन का था। जो आईडीएच में निर्माण का था उसमें नगर पालिका पहले ही 100 वर्ग मीटर लैंड दे चुकी है। जो पेपर सन्स फाउंडेशन में मांगे थे वो उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब उनके द्वारा निर्माण किया जाना था, उसमें हमारे द्वारा रिमाइंडर भी भेजा गया है कि इस पर तत्काल निर्माण कार्य शुरू किया जाए। दूसरा जो बेकरी हिल पार्किंग का था उसमें कल पहले इनके लेटर आए थे लेकिन उसमें प्रॉपर पेपर्स नहीं थे। अब इन्होंने बैठक करके कुछ उसको सदस्यों को उसको निष्कासित किया है और एक प्रस्ताव सहित हमको पत्र दिया है, जिसके क्रम में हमने 7 दिन का नोटिस उनको कैंसिलेशन का प्रेषित कर दिया है। तीसरा जो ई रिक्शा का था, तो ई रिक्शा संचालन नगर पालिका नहीं कर सकती, वो आरटीओ ही उसमें लाइसेंस जारी करते हैं। हमारे द्वारा सहमति नगर पालिका ने पहले ही दी थी और जो संसद के साथ बैठक हुई थी कि ई रिक्शा या गोल्फ कार्ट चलाई जाएगी और उसमें नगर पालिका अपनी शासन को पत्र प्रेषित कर चुकी है। अभी जो है धरना स्थल पर जो है ईओ साहब आए हैं, जो हमारी 3 सूत्रीय मांग थी जिसमें कि उन्होंने हमें अभी लिखित रूप में दिया है। जो बेकरी हिल कार पार्किंग थी उसका उन्होंने जो है जो वहाँ पे दूसरे लोग बैठे हैं उनको उन्होंने 1 हफ्ते का नोटिस दे रखा है, 1 हफ्ते में जो है वो निरस्त हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा जो सिपन कोर्ट का मैटर था वो भी उन्होंने कहा कि हमने माता मंगला जी को जो है लेटर दे दिया है और उस पर भी जो है तुरंत वो कार्रवाई करने के उसमें है। जो ई रिक्शा का है उन्होंने क्या है सहमति पत्र उन्होंने दे रखा है शासन को, पर उसके लिए हमें जो है आईटीओ से बात करनी पड़ेगी। स्वयं जो है मजदूर संघ मंत्री और अध्यक्ष जो है आईटीओ से बात करेंगे। उधर आपको बता दें कि खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर सिंह और नोडल प्रभारी केएन जोशी और डॉक्टर रेखा देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर प्रशांत जोशी ने बताया कि कार्यक्रम को आयोजित करके छात्र छात्राओं को लोकतंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली से रूबरू कराया गया। शिक्षा विभाग उत्तराखंड के द्वारा प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में छात्र और विशेषकर युवा वर्ग में संसदीय और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी के लिए एक युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसको एक प्रतियोगिता का भी रूप दिया जा रहा है। इसमें जो भी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो एक संसद की भांति महाविद्यालय में एक सत्र का यहाँ पे आह्वान होगा, जिसमें ये सभी प्रतिभाग करेंगे बच्चे। इन्हीं बच्चों को विभिन्न मंत्रालय दिए जाएंगे, प्रभार दिए जाएंगे और जैसा कि हम संसद की कार्यवाही को देखते हैं ठीक उसी प्रकार का
एक मंचन सरीखा कार्यक्रम प्रत्येक महाविद्यालय में होगा। इसमें सभी मंत्रालय के अधिकारी जो है, प्रभारी जो है, मंत्री, ये अपने अपने बातों को, जो भी इनके मंत्रालय ने विकास किया है, जो भी उनका उद्देश्य है, उसको सभी सदन में रखेंगे, सभी के समक्ष रखेंगे। और उसमें जो यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, तो वो उनसे उसमें प्रश्न पूछेंगे, उसमें जो कमियां हैं उनको उजागर करेंगे और क्या बेहतर हो सकता है इसके लिए सुझाव देंगे। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो युवा वर्ग है, जो विशेषकर छात्र हैं, उच्च शिक्षा के छात्र हैं, उनके कंधों पर समाज की और देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर इन बच्चों को, इन युवाओं को हम लोग जागरूक कर सके, खासकर संसदीय प्रणाली के क्षेत्र में या लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षेत्र में, तो हमारा समाज और हमारा देश निश्चित रूप से आगे जा सकेगा, जिससे समाज का भी काफ़ी उद्धार हो सकेगा और एक जागरूकता लाई जा सकेगी। उधर आपको बता दें कि खटीमा तहसील सभागार में भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि सभा को लेकर एक अहम फैसला लिया गया कि सभी दलों की सहमति से गठित आयोजन समिति की देखरेख में ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के कार्यकारी सचिव अमित कुमार पांडे ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचकर 31 अगस्त की शाम को एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं देहरादून में इस समय रैपिडो एक अच्छी सेवा जरूर दे रहा है, लेकिन परिवहन विभाग रैपिडो पर अब सख्ती करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार परिवहन विभाग को सूचनाएं मिल रही थी कि रैपिडो बिना लाइसेंस के पूरे शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर सर्विस दे रहा है, लेकिन रैपिडो की तरफ से कोई भी लाइसेंस नहीं लिया गया है। और इतना ही नहीं, प्राइवेट नंबर पर भी रैपिडो का काम किया जा रहा है, जिस पर अब परिवहन विभाग सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में परिवहन विभाग ने रैपिडो के खिलाफ अभियान चलाते हुए रैपिडो को एक नोटिस जारी किया है और उनसे लाइसेंस न लेने का कारण पूछा है। उन्होंने हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं लिया है। एग्रीगेटर वैसा व्यक्ति होता है या वैसा संस्था होता है, ऑनलाइन मार्केट व्यवस्था समझ सकते हो उसको, ऑनलाइन सिस्टम होता है इसमें, जो गाड़ियों की पूलिंग करता है। उसकी अपनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ उसके अंडर में काम करती है, वो एग्रीगेट करता है। तो एग्रीगेटर के लिए आवश्यक है कि वो जिस राज्य में काम करेगा वहाँ के राज्य से, वहाँ के परिवहन विभाग से वो लाइसेंस लेगा, तभी गाड़ियों का संचालन करेगा, और गाड़ियाँ पीली प्लेट की होनी चाहिए। तो रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने की है। अभी शिकायत मिल रही थी कि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है, तो बीच में हमने कार्रवाई की थी, और अभी लगभग 15 दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें 38 गाड़ियों को हम लोगों ने सीज किया था और ढेर सारी गाड़ियों के चालान भी किए हैं। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।